गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुलदीप, सुधीर, सागर, पंकज, प्रवीण, आयुषी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जल्दी से कमेंट कर दें कल की पीडीएफ। एक्चुअली कल पीडीएफ आपकी सेव की थी मैंने, और वो पीडीएफ एक्चुअली एरर हो गया उसके अंदर। नहीं, सेव करते समय एरर हो जाता है कई बार, लेकिन तो वो पीडीएफ आपको मैं आज दूंगा क्योंकि वो एरर की वजह से दोबारा बनानी पड़ेगी। और इसीलिए कुलदीप, सूरज, सागर, पंकज, पीडीएफ आ जाएगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आज आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगी। भाई क्लास लाइव नहीं हो रही है, बिल्कुल लाइव हो चुकी है क्लास। विकास, विपिन, निर्भय, एक बार यस का कमेंट कर दें। सब कुछ बेहतर और क्लियर है तो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, जितना याद हो उतना आंसर कर देना। रवि, बिल्कुल। आर्यन, परमिला, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार यस कर दें जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। और मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे जो पिछले कुछ टाइम में हमने पढ़े हैं, उससे रिलेटेड करते हुए आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है 8 देशों की, इसमें सबसे लास्ट में कौन इंक्लूड हुआ है? एक सवाल है। दूसरा, आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है 10 देशों की, जल्द ही इसमें 11वां देश इंक्लूड होगा, कौन सा? 2 क्वेश्चन। तीसरा बताएंगे मुझे, एससीओ एक संगठन है जिसमें हाल ही में 9वां देश इंक्लूड हुआ है, वो 9th मेंबर कौन था? चौथा सवाल बताएंगे आप मुझे कि बिल्कुल नोट करेंगे और मैं सारा बताऊंगा, वो कल नहीं आ पाई, मैंने बताया आते ही क्लास में एरर हो गया था कुछ, वो आज आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। चौथा सवाल है, बिम्स्टेक जो संगठन है वो कितने देशों का है और उसका मुख्यालय कहां है? पांचवा सवाल है कि नाटो जो है बेसिकली इसका मुख्यालय कहां है? और तो लिखना कंटिन्यू कैसे करें? गौरव, ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, एरर हो गया था भाई, इस वजह से दिक्कत हो गई। बट कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा आज ज्यादा नहीं है लिखने का, आप वेट कर सकते हैं। और मैंने पूछा आखिरी सवाल में नाटो में कौन इंक्लूड हुआ, उसका मुख्यालय कहां है? तो 5 सवालों में देखो, याद रखो। सार्क में 8वां देश अफगानिस्तान बना है। आसियान का 11वां देश तिमोर लेस्ले या ईस्ट तिमोर भी कह सकते हैं उसे, वो होगा। एससीओ का 9वां देश ईरान बना है। बिम्स्टेक का ऑफिस ढाका में है और ये 7 देशों का है। और नाटो में 31वां फिनलैंड बना और ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगले 5 सवाल और याद करके बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां है? उसके बाद बताएं, ब्रिक्स देशों में जो 5 देश हैं बेसिकली, इन्होंने मिलकर जो बैंक बनाया, उस बैंक का नाम क्या है? ब्रिक्स बैंकों का नाम क्या है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? मैं चेक करता हूं भाई। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि जो बेसिक तौर पर हमारे पास यूनेस्को है, यूनेस्को में भारत की कितनी हेरिटेज साइट शामिल होती है? चौथा बताएंगे मुझे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी नाम का है, उसका मुख्यालय कहां है? और 5वां सवाल, डब्ल्यूटीओ जो बना है उसको पहले किस नाम से जानते थे? फिलहाल आप इतनी बात करेंगे और वो बिल्कुल पहुंच रहे हैं। गौरव सब आ रहा है मेरे पास। तो देखो, एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस में है। जो ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया वो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। फिर मैंने कहा जो हमारा यूएनईपी है वो नैरोबी में, केन्या में है। यूनेस्को में 40 हेरिटेज साइट हैं। और डब्ल्यूटीओ को पहले गेट GATT कहा जाता था। क्वेश्चन कराए, आज क्वेश्चन कराइए बिल्कुल। तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चंस भी आपसे लगातार करवाता रहा। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए जो वादा है वो बिल्कुल बता दिया था कि मैं लेकर आऊंगा शनिवार या रविवार को आपके लिए एक ऐसी क्लास जिसमें आप पूरी जीके कवर करेंगे। बिल्कुल उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम कुछ बातें करेंगे इसके अंदर, और उस पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। हम बात कर रहे हैं सर किसके बारे में? आज बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में, यानी कि निर्धनता के बारे में, गरीबी के बारे में। सभी लोग एक बार यस का कमेंट कर दें। कल का रिवीजन नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिएगा उसे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी फिलहाल के लिए आज के लेक्चर पे बात करते हैं आगे कि सर आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्या होगा। बिल्कुल मैं बताऊंगा गौरव। तो आप कहेंगे कि सर आज हम बात गरीबी के बारे में कर रहे हैं। गरीबी का जो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली इसमें आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें याद नहीं करनी, क्योंकि आप कोई यूपीएससी आईएएस वगैरह का एग्जाम नहीं दे रहे। बट थोड़ा सा ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि गरीबी कैलकुलेट कैसे की जाती है, गरीबी का पैरामीटर क्या होता है, गरीबी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपके पास आनी चाहिए। चलिए भाई शुरू, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि जब हम किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं कि वो इंसान गरीब है या अमीर है, तो पहली चीज है कि गरीबी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। किसी भी इंसान को गरीब कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? देखो, अगर कोई व्यक्ति है और जो 5 जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, कितनी जरूरतें? 5 बेसिक रिक्वायरमेंट अगर कोई इंसान फिल नहीं कर सकता, उस इंसान को गरीब कहा जाता है। क्या हो सकती है 5 जरूरतें? हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, नॉर्मली शब्दों में शिक्षा और स्वास्थ्य। ये कुल मिलाकर आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर 5 जरूरतें जो पूरी कर रहा है वो अमीर है, वो गरीब नहीं है। लेकिन जो पूरी नहीं कर पा रहा है वो गरीब होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की और देखेंगे हम सबसे पहले, ए पर्सन is called poor if he or she is not able to fulfill their minimum या बेसिक नीड्स। हिंदी में कहेंगे, एक व्यक्ति को निर्धन या गरीब माना जाता है यदि वह अपनी न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं, जो बेसिक है आवश्यकताएं, पूरी करने में सक्षम ना हो। तो ऐसा इंसान जो अपनी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, उस इंसान को गरीब कहा जाता है भाई।
क्लियर है बात यहां तक? चलिए पहले डन करिएगा इसे। चलिए एंड में बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा यहां तक। अब देखिए भाई, संदेह नहीं कराया भाई, कहां कराया आपको मैंने अभी? तो आप कहेंगे सर ये 5 जरूरतें क्या क्या होती है? देखो, इसमें पहली जरूरत होती है फूड यानी कि भोजन, दूसरा होता है क्लोथ यानी कि कपड़ा, तीसरी जरूरत होती है शेल्टर यानी कि आवास या मकान, आवास, चौथी जरूरत होती है प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, और पांचवी रिक्वायरमेंट होती है प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा। तो इन 5 जरूरतों को जो पूरा कर लेता है वो अमीर है, अदरवाइज वो गरीब हो जाता है। चिकित्सा सुविधा, ठीक है। अभी शुरुआत की हमने बिल्कुल, और बिल्कुल एंड में क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जो इंसान, आपने कहा सर 2 तरीके के इंसान होंगे जनरली। एक इंसान जो नॉन पुअर होगा, जो गरीब नहीं होगा। जो नॉन पुअर होते हैं यानी जो गैर निर्धन लोग होते हैं, उनको टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? और वो इंसान जो गरीब इंसान होते हैं, जो इसको पूरा नहीं कर पाते, जो निर्धन है, गरीब हैं, उनको टेक्निकली क्या कहा जाता है? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत पुअर होते हैं, यानी गरीबों में भी बहुत गरीब होते हैं, पुअरेस्ट इन पुअर, जो निर्धनों में निर्धन होते हैं, जो गरीबों में भी गरीब होते हैं, निर्धनों में निर्धन, ऐसे इंसानों को क्या कहते हैं? यानी हम टोटल मिलाकर 3 तरह से टोटल डिवाइड करते हैं। देखो पहली स्लाइड कर रहे हैं आज हम। जो इंसान गरीब नहीं होता हम उसे एपीएल बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कैटेगरीज कई जगहों पर होती है, स्कूल वगैरह में, कॉलेज में। आप देखते हो कि भाई कोई इंसान गरीब होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जनरली इंसान गरीब होता है उसे बीपीएल कहा जाता है। जैसे सरकार को योजना लेकर आती है ना गरीब परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। जो इंसान गरीब होता है उसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। जो गरीब नहीं होता उसको अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल कहते हैं। और जो इंसान गरीब भी बहुत ज्यादा गरीब होता है, एक तो नॉर्मल गरीब है सारे, उनमें से कुछ को बहुत गरीब अगर कहना हो हमें, तो उनके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अंत्योदय। अंत्योदय। तो अगर आपसे पूछे कि अंत्योदय क्या होता है, तो हम कहेंगे अंत्योदय वो कैटेगरी होती है जब इंसान कोई गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब होता है, उसे कहा जाता है। पंकज बिल्कुल नया चैप्टर है, गरीबी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि बात क्लियर है यहां तक, और डन कर लीजिए एक बार जल्दी से। पहला स्लाइड डन कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। भाई कुमंदनी, बिल्कुल सारी क्लास होंगी भाई, सबका शेड्यूल लगता है, शेड्यूल आता है धीरे धीरे, सारी क्लासेस होती हैं, सब क्लासेस होंगी आपकी भी, उसके लिए आप परेशान मत होइए भाई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एपीएल मतलब गरीबी रेखा के ऊपर। हिंदी में आप इसे ऐसे लिखोगे, गरीबी रेखा के ऊपर। जो ऊपर है वो अमीर है, गरीब नहीं है, और इसे कहोगे गरीबी रेखा के नीचे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं भाई, सेकंड पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट पर। अब सवाल ये पूछेगा आपसे कि हमारे देश में जो गरीबी है, इसके लिए हम एक एक व्यक्ति का डेटा कैलकुलेट करते हैं। जो डेटा कलेक्शन किया जाता है देश में, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो कौन सी संस्था रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए? देखिएगा ध्यान से। अगर हमसे पूछता है पॉवर्टी डेटा, गरीबी का जो डेटा है वो कौन लेकर आता है? पॉवर्टी डेटा कलेक्टेड बाई एनएसओ, यानी गरीबी के आंकड़े, निर्धनता के आंकड़े, गरीबी के आंकड़ों का संग्रह एनएसओ करता है। अब कहेंगे एनएसओ क्या होता है, ये कौन है एनएसओ? मैं आपको बताता हूं। देखो, जो हमारे देश में एनएसओ नाम का एक डिपार्टमेंट है, ये दिल्ली में बना हुआ है। एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। और कहां पर बना हुआ, ये सवाल आ जाता है कई बार एग्जाम में कि एनएसओ कहां पर है, या एनएसओ कौन से मंत्रालय के अंदर है। अजीब सा वर्ड है, कोई और वर्ड नहीं है। नहीं भाई, अंत्योदय कहा जाता है गरीब को, बहुत गरीब को। तो हम कहेंगे सर एनएसओ जो बना हुआ है, लोकेशन कहां है इसकी? दिल्ली में है। और अगर हमसे पूछ ले कि एनएसओ जो विभाग है, ये डिपार्टमेंट है, ये ऑफिस जो काम करता है, ये कौन से मंत्रालय में आता है, तो ये भी भाई ध्यान रखना है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये एक मंत्रालय है देश के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन।
हिंदी में अगर पूछे कौन से मंत्रालय में काम करता है तो हम कहेंगे सांख्यिकीय व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया यहां तक कि कौन सा होता है सर, एनएसओ होता है। जब मैं आपसे राष्ट्रीय आय की बात करूंगा तभी बताऊंगा कौन राष्ट्रीय आय करता है, एनएसओ करता है। बेरोजगारी के आंकड़े कौन करता है, एनएसओ करता है। देश में महंगाई का आंकड़ा कौन करता है, वो भी एनएसओ। सारे आंकड़े ज्यादातर जो होंगे वो एनएसओ करता है। ठीक है, अब सवाल है कि गरीबी की रिपोर्ट लाई जाती होगी हर साल कि भाई कौन से राज्य में गरीबी है, कौन से राज्य में गरीबी नहीं है। अगर हम गरीबी रिपोर्ट्स की बात करें, पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई, तो इसे कौन बनाता है? हर साल जो गरीबी की रिपोर्ट आती है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि उड़ीसा और बिहार राज्य देश के सबसे गरीब राज्य है। ये काम नीति आयोग का होता है। हमने अभी पढ़ा नीति आयोग के बारे में, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई, कौन इसका अध्यक्ष चेयरमैन है। तो याद रखें, गरीबी रिपोर्ट का प्रकाशन, गरीबी रिपोर्ट का प्रकाशन नीति आयोग करता है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, एक तो यह बात आती है कि देश में गरीबी कौन से राज्य में कितनी, ये बात नीति आयोग करता है। लेकिन कभी कभी यह सवाल आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं। याद रखना भाई, जब दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में, यह बात किसने बताई है, यानी विश्व लेवल पर बात करें, वर्ल्ड लेवल पर, तो वर्ल्ड बैंक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है गरीबी की रिपोर्ट प्रकाशित करना, यानी पॉवर्टी रिपोर्ट। अगर वर्ल्ड लेवल की मैं बात करूं, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई वर्ल्ड बैंक। अभी सवाल को बहुत ध्यान से देखना है कि सर वर्ल्ड बैंक या नीति आयोग, तो आप कहोगे सर नीति आयोग इन इंडिया, आयोग करता है भारत में। जब भारत के राज्यों की बात चलती है तो नीति आयोग करता है, लेकिन जब बात वर्ल्ड की चलती है तो आप कहोगे भाई वर्ल्ड बैंक इन वर्ल्ड। विश्व में या विश्व की गरीबी रेखा जो है, गरीबी रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक करता है। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीबी को निकाला जाता है वर्ल्ड में और नीति आयोग निकालता है भारत में। अच्छा, अब सवाल यह आता होगा आपके माइंड में कि सर आपने कल बताया था वर्ल्ड बैंक जो है कितने देशों का है और कहां बना हुआ है, 189 देशों का। अच्छा, अब इसमें पॉइंट आता है कि जो वर्ल्ड में या भारत में जो गरीबी देखी जाती है वो किस आधार पर देखी जाती है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अमूमन हम लोग ये कहते हुए सुनते हैं लोगों को कि सर इसकी इनकम कम है, ये गरीब है, इसकी इनकम ज्यादा है, ये अमीर है। ऐसा नहीं है हमारे भारत में। हमारे देश में इनकम के आधार पर नहीं निकाली जाती है गरीबी। हमारे देश में दो आधार पर निकाली जाती थी, जिसमें एक आधार अब चल रहा है, एक आधार बंद कर दिया गया। या तो देखा जाता है हम जो कुछ खाते हैं या पीते हैं उससे हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, भाई आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे, एनर्जी आएगी ना बॉडी के अंदर, उसे कैलोरी में मापते हैं। एक तो भारत में कैलोरी वाला तरीका यूज किया जाता था, और एक तरीका किया जाता है हमारे परिवार में हमारे व्यक्तियों के द्वारा कितना खर्च किया जाता है, ना कि कितना कमाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में ये माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान है वो अपनी इनकम को तो छुपा सकता है क्योंकि वो कमाता है कितना नहीं बताएगा, लेकिन वो खर्च कितना करता है इससे पता चल जाएगा कि वो इंसान अमीर है या गरीब। क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि कोई इंसान ज्यादा कमाए और खर्च ना करे, कम से कम अपने खाने पीने पे तो खर्च करेगा ही ना, इससे नहीं छुपा सकता। तो याद ये रखना है कि इनकम का कोई तरीका नहीं है हमारे भारत में, और वर्ल्ड की गरीबी रेखा जो निकालते हैं उसमें भी इनकम नहीं निकालते हैं। हर देश में देखते हैं खर्चा कितना कर रहा है व्यक्ति, वो अगर खर्च कर रहा है जितना बताया गया उसका या उससे ज्यादा तो अमीर है वरना गरीब है। याद रखना। तो आपको पूछेगा पॉवर्टी रिपोर्ट किस आधार पर होती है, देखो पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कैलोरी, या तो कैलोरी के आधार पे होगी, मतलब कुछ खाने पीने से जो मिलती है वो कैलोरी है, या एक्सपेंडिचर, या इसी को कंजम्पशन भी बोलते हैं कई बार। तो बात एक ही है दोनों। अगर आपसे पूछे तो अभी ज्यादातर किस पे होती है, खर्च के हिसाब से। इनकम का तो है ही नहीं कोई मैटर, याद रखना। तो गरीबी रेखा कैलोरी या व्यय, व्यय को ही हिंदी में उपभोग भी कहते हैं, व्यय या उपभोग के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, अब कहोगे सर कितनी कैलोरी है, कितना व्यय है, मैं आपको बताता हूं, पहले इसे डन कर लीजिए। सभी लोग डन करेंगे और कमेंट करेंगे इसके बाद। देखो कैलोरी में एक अंदाजा होता है, रियलिस्टिक बहुत मुश्किल है। ये बात सही है कि रियलिटी में बड़ा मुश्किल है सर कि कौन कितना खा रहा है, पी रहा है, कितनी एनर्जी चाहिए उसे। लेकिन एक रूल बनाया सरकार ने और हमारा काम उस रूल को पढ़ना फिलहाल तो अभी, तो हम आप उसको जानेंगे कि सर वो क्या रूल बनाया गया था जिसके आधार पर हम कैलोरी में ज्ञात करते हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। चलो आगे देखते हैं भाई। अब देखो 1979 में एक कमेटी आई जिसका नाम था वाई के अलग कमेटी। ये व्यक्ति का नाम है, आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, वाई के अलग कमेटी। अब इस कमेटी ने क्या कहा, वाई के अलग कमेटी ने, इस कमेटी ने कहा जो अर्बन के लोग हैं, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, शहरी लोग हैं,
उनके लिए चाहिए एक दिन में 2100 कैलोरी। उनके लिए क्या चाहिए? एक दिन में 2100 कैलोरी, एक दिन में एक व्यक्ति को। अगर एक दिन में एक व्यक्ति इतनी कैलोरी ले रहा है शहर में, और अगर व्यक्ति गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और वो व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी लेता है, रिसीव करता है एक दिन में एक व्यक्ति, तो उस इंसान को अमीर कहा जाएगा। बिल्कुल आते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2100 कैलोरी कहां का होगा? शहर में। और गांव में कितना होगा? 2400। क्यों? देखो, शहर में सुविधाएं ज्यादा होती है, गांव में सुविधाएं कम होती है। गांव के अंदर आपको ओपन फील्ड में यानी खेतों में काम करना होता है, डायरेक्ट सनलाइट में काम करना होता है, ताकि आपकी एनर्जी जो है जल्दी जल्दी लॉस होती है, वहां पर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और गांव में यानी ज्यादा और शहरों में कम चाहिए। यह हिसाब है भारत में कैलोरी के हिसाब से। यानी ये जो वाई की अलग कमेटी थी, इसने जो लाइन बताई है किस पे थी? ये कैलोरी बेस लाइन थी। ये कमेटी ने पॉवर्टी लाइन किस पे बताई थी? कैलोरी बेस पर बताई थी। अच्छा, फिर उसके बाद एक कमेटी बनी हमारे देश में, और 2009 में एक कमेटी आई जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी। एक बात सवाल यह बनता है, सुरेश तेंदुलकर कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया एक्सपेंडिचर के बेस पर, या कंजम्पशन कह सकते हो, खर्च के हिसाब से गरीबी रेखा को बताया, व्यय के हिसाब से। क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है, शहर में दिन के 33 रुपए, एक दिन के एक व्यक्ति के 33 रुपए, या एक व्यक्ति एक महीने के 1000 रुपए खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है, तो इंसान अमीर है, एपीएल है। दिन के 33 रुपए या महीने के 1000 रुपए खर्च कर दे तो अमीर है। और अगर हम बात करते हैं रूरल यानी ग्रामीण की, इतना समझ पा रहे हो, हिंदी में लिख पा रहे होगे सर, दिन के 27 रुपए या महीने के 816 रुपए अगर कोई इंसान एक महीने में खर्च कर देता है, एक व्यक्ति, तो वो इंसान अमीर माना जाता था सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 2009 में। फिर उसके बाद एक और कमेटी बनी जो अभी देश में चल रही है सर, वो कौन सी कमेटी है? 2014 में आई थी, उसे कहते हैं सी रंगाराजन कमेटी। सी रंगाराजन कमेटी, ये क्या कहती है? सी रंगाराजन आरबीआई में गवर्नर रहे हैं पहले, और अर्थशास्त्री हैं ये बेसिकली। इन्होंने भी एक्सपेंडिचर के बेस पर लाइन को बताया। अब हमारे देश की लाइन जो वर्तमान में चल रही है वो कितनी है? अब लाइन है दिन के, शहर में, अर्बन में दिन के 47 रुपए एक दिन एक महीने के शहर में, या 1407 रुपए एक महीने के एक व्यक्ति के। फिलहाल इस लाइन को समझना। पंकज, बात क्लियर हो रही है? रिपीट करने की बात यह कि भाई इतनी लाइन है ये देश की, जो इतना या इससे ज्यादा खर्च करेगा वो ऊपर हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, जो इससे कम करेगा वो गरीब हो जाएगा। ये सीधा सा लॉजिक है भाई। और गांव के अंदर रूल क्या है? रूरल एरिया में, गांव में रूल क्या है? एक दिन के 32 रुपए या एक महीने के 972 रुपए। यह है भारत में लाइन इस समय देश के अंदर जो सी रंगाराजन कमेटी के बेस पर चल रही है। लेकिन अगर पूछे वर्ल्ड की लाइन क्या है, देखो, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो पूरी दुनिया के लिए है, तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? कौन इंसान अमीर है, गरीब है? ये तो इंडिया के हिसाब से हो गया, इंडिया वाले अपने हिसाब से बताएंगे। वर्ल्ड बैंक वाला बताएगा एक दिन में, एक्सपेंडिचर बेस पर होगा। ये भी मैंने कहा ना, इनकम बेस तो मानता ही नहीं है कोई। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, एक दिन में $2.15 से कम खर्च कर देता है तो गरीब है, इससे ज्यादा करता है तो अमीर है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $2.15 मतलब सर 80 रुपए का एक डॉलर मान लिया तो 160 और कुछ समथिंग 170 के करीब करीब बन रहा है। 170 रुपए वाला ही अमीर मानेगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो रिकॉर्ड करेगा वो हिसाब से करेगा, हमारी सरकार इस हिसाब से करेगी। इससे पहले ये वाला हिसाब था, और कैलोरी में करे तो 2100 और 2400 का हिसाब था। ये लाइन को बताते हैं, इसके ऊपर एपीएल, इसके नीचे बीपीएल होता है। अब इसको नोट कर लीजिए भाई।
चलिए, बिल्कुल $2.15 पर डे पर पर्सन, पर डे पर पर्सन एक्सपेंडिचर देखा आपने, बिल्कुल वही जो आपने कहा सही है, बिल्कुल। और गरीब से गरीब, सुधीर क्या कहा आपने, गरीब से गरीब, इसके अंदर पैरामीटर नहीं है, इतना ही पैरामीटर दिया गया है, इसी के अंदर हम उनको और डिफाइन कर लेते हैं। इनके पास घर नहीं है, जिनके पास, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक्सपेंडिचर पर मंथ के हिसाब से नहीं मेरे भाई, पर डे $2 क्या पूरे महीने का होगा भाई, सोचो $2 कितना, 160 रुपए, पूरे महीने का 160 तो नहीं होगा ना। चलो, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको, अब आगे बढ़ते हैं सर। सभी के कमेंट आ रहे, डन के यहां तक? अब देखो, देश में हम गरीबी को निकालते हैं, देश में कितने गरीब हैं इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और जब देश में गरीबों की संख्या कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हमें पहली चीज याद क्या करनी है, देखो एक वर्ड आता है उसे कहते हैं HCR। HCR मतलब हेड काउंट रेशियो, हिंदी में भी हेड काउंट अनुपात। HCR क्या होता है, देखो हमें यह कैलकुलेट करना है ना हमारे देश में कितने परसेंट लोग गरीब हैं, तो इससे यह पता चलता है हेड काउंट रेशियो से किसी देश में या किसी देश की कुल जनसंख्या में निर्धन जनसंख्या या निर्धन लोगों का या निर्धन व्यक्तियों का अनुपात, निर्धन व्यक्ति कितने हैं देश की आबादी में, उसका प्रतिशत हम निकालते हैं भाई। जैसे हम ये कहते हैं कि भारत में 21% गरीब हैं, 22%, 50%, हम जो परसेंटेज बोल रहे हैं ना, 50% गरीब, 20%, इसे HCR बोलते हैं टेक्निकली। इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ पुअर पर्सन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। एक देश की आबादी में कितने परसेंट लोग गरीब हैं, इसे हेड काउंट रेशियो बोला जाता है, HCR। तो गरीबी को आप यहीं से निकालते हैं भाई, वीओडी पढ़ लिया अनुकूल, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई बात नहीं है, तो आप HCR निकाल सकते हो। अच्छा, अब गरीबी दो तरह की होती है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। गरीबी जनरली दो तरह की होती है, एक होती है सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। थोड़ा समझने की जरूरत है यहां पर। एक को बोलते हैं निरपेक्ष निर्धनता और एक को बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी। अब देखो, आपको ये लगता होगा कि सर गरीबी क्या सिर्फ इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान में या और देशों में भी। देखो देखो, ऐसा नहीं कि दुनिया में ऐसा देश में गरीबी है। गरीबी का करने का तरीका अलग अलग है। मेरी बात ध्यान से सुना। अब मैं ऐसे गरीबी का पाकिस्तान या चाइना में कैसे आसपास आप ध्यान देते हैं, जरूरत पूरी हो जाएंगे। अगर मान लो इंडिया 50% से जरूरी हो गई, तो कहेंगे सर 50% कम गरीबी और 50% अमीर, बस समझ लो, यही कहेंगे ना। ये पाकिस्तान का निकाल 20 हमारी करेंसी पूरी कम है कि मान लो जरूरी हो गए, सही से वाले अमीर। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, अमेरिका में ये नहीं मिनिमम ये नहीं चेक करते। वो बहुत कर रहे हैं अमेरिका वाले, जर्मनी, जापान, फ्रांस वाले, वो निकालते हैं अपने देश की औसत आय, वो निकालते हैं पूरे देश का 5 लाख एक देश से उससे कम ज्यादा कमाता है। यानी हमारे देश लाइन होती है, वो जरूरत पूरी हो जाएंगी। अब मैं लगी होती है, इस तरीके से औसत आय नहीं है कि वहां पर हम कंपेयर वास्तव में एक 5 लाख 50,000 ऐसा नहीं वाला गरीब 5 लाख वाला रह जाएगा। बस बारे में तो दोनों तरीका अलग है। अमेरिका गरीब होते हैं, अमेरिका गरीब बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब है according to poverty line। poverty line किसके हिसाब से बनी होती है? आप poverty line बनी होती है हमारी नीड के हिसाब से। मिनिमम लाइन हो जाए, इसके हिसाब से गरीबी कहलाती है, एब्सोल्यूट कहलाती है। के अनुसार
गरीबी रेखा क्या हो गया? मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित है ये, कि वो अपने गरीब नहीं, अमेरिका या यूरोप में जो बिना बिना कर पाए, गरीब नहीं है, गरीब नहीं है, एब्सोल्यूट के बाद क्या विद्युत कंपैरिजन हुआ था, वहां क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, वहां पर गरीबी कैसे तुलना करते हैं, क्या देते हैं आपको, तुलना किससे करते हैं, उसे देते हैं प्रति व्यक्ति आय से या औसत आय से। किसी अन्य से तुलना करने पर इसमें तुलना की जाती है, और ये तुलना होती है औसत आय पर आधारित। दो तरह की गरीबी अभी में चलती है, एब्सोल्यूट गरीबी चलती है और रिलेटिव गरीबी चलती है, समझ समझना चाहिए दोनों का। अच्छा, अब हमारे देश में गरीबी को लेकर बहुत सारी गतिविधियां लगने अलग समय पर, लेकिन हमारे देश की समस्या सबसे गरीबी नहीं है, भारत का सबसे बहुत आगे है, हमारी जो समस्या गरीबी ही नहीं, मुख्य समस्या क्या है भारत का, सोच के बताओ सर, भारत के ऐसा वाला बहुत है, दुनिया की समस्या भारत में है, फिर दुनिया की अगर कंपेयर करें तो दुनिया में 5वां सबसे ज्यादा कमाई करने वाला देश भारत है, फिर भी भारत गरीब और ऐसा क्यों है? तो क्या कहेंगे सर, यहाँ पर दिक्कत ये है, या किसी के पास नहीं है, या किसी के पास बहुत पैसा है, या किसी के पास नहीं है, एक बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, और जो तुलना करते हैं इसी परेशानी हमारे भारत में, हम इसे निकालेंगे तो गन बना बहुत जरूरी है ये, और ये भी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज कर्व, हिंदी में लॉरेंज वक्र। अगर लॉरेंज वक्र क्यों निकालता है आप क्या कहोगे, सच कुछ लोगों के पास है तो उसके पास भी कम है, ये वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमें पूछा लॉरेंज बनाया क्या बनाने के लिए, तो आप ग्राफ भी कैसे चल रहा है, तो ये ग्राफ में बदलते हैं हमें, और ये बनाना नहीं है, देखो हमें ग्राफ ही प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करेगा ग्राफ में, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण यही है, ग्राफ क्या बता देता है, ये आप क्या कहोगे, आप ग्राफ में बता देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम इनइक्वालिटी कैसी है। तो ये भी बात ज्यादा बड़ी समस्या है, ऐसा मानता है, गरीबी की समस्या नहीं है, और ऐसा भी बहुत है, आय का वितरण या असमानता, ये ये देश के अंदर, लेकिन अगर किसी का चाहते हैं एक तरीके से देश में आय की असमानता निकालते हैं आप, तो एक और की जाती है गीनी कोएफिशिएंट, बहुत अच्छा सुना है, लेकिन पता चलना चाहिए गीनी कोएफिशिएंट, गीनी गुणांक कहते हैं, अगर आपसे कुछ गीनी गुणांक का संबंध इससे है, गीनी कोएफिशिएंट ये निकालता है, बस फर्क इतना है कि गीनी कोएफिशिएंट निकालेगा, ये न्यूमेरिकल निकालेगा, नंबर मिलेगा, नंबर में बताएगा, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, अंक में बताएगा, और अंक क्या बताएगा, ये भी तो कोई आसानी बताएगा, लेकिन ये बताएगा, तो आप कहेंगे ये किसके से बताऊंगा, वो ये भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या इनकम इनइक्वालिटी। आय का वितरण या आय की असमानता, इसको नोट करेंगे, और एक पेज और कराऊंगा मैं आपको, ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लर्न नहीं कर पा रहे, प्रशांत हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करें, पहले इसको लिखे फिर आगे की बात करेंगे, इसको डन कर ले एक बार।
चलिए भाई, तो बहुत अच्छे से बात पूरी समझ में आ रही है आपको। एक और बात समझते हैं, अब एक लास्ट बात समझते हैं भाई। यहां पर 5वां पेज है हमारा 5। अब यहां पर एक वर्ड आता है, इसे कहते हैं विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विक्शियस विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्धनता का दुष्चक्र। मतलब इसमें यह बताया जाता है कि कोई इंसान अगर गरीब है तो वो हमेशा गरीब ही क्यों रहता है। इसे कहते हैं निर्धनता का दुष्चक्र। यानी कोई इंसान अगर गरीब है, बनाने की जरूरत नहीं है, लॉरेंस का प्रश्न बना तो दूंगा मैं, पर फायदा नहीं है कोई, बिल्कुल जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए उसे। तो निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया है हमें? एक प्रोफेसर नक्स ने दिया था। उन्होंने यह बताया, समझाया है। यह पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया। इन्होंने ये कहा इंसान गरीब होता है तो उसको प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, वो ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाता। और जब ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाता, मेरी बात समझना, विक्शियस सर्कल का मतलब होता है बार बार उसको घूमना। यानी अगर आप इसको देखें, प्रोफेसर नक्स ने क्या कहा कि कोई इंसान जब गरीब होता है तो बेसिकली उसकी इनकम लो होती है। गरीब है तो उसकी इनकम लो होती है। अब इनकम लो होती है तो खाना पीना भी सही नहीं खा पाता, अच्छी क्वालिटी का नहीं खा पाता, हेल्थ इश्यू आने लगते हैं। भाई हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं होती उसकी। गरीब इंसानों को देखा है आपने, बहुत कमजोर से नजर आएंगे। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाएगा, एनर्जी ज्यादा नहीं होगी उसमें कंपैरेटिवली। उसका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, माइंड सुरक्षित नहीं होगा, स्किल कम होगी उसके अंदर। अब स्किल कम होगी तो वो इंसान फिर कम, वो वही मेहनत करता रहेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा और वो पुअर ही रहेगा और वो गरीब है। यानी एक दुष्चक्र का मतलब वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। मेरी बात समझो, ध्यान बताता हूं दोबारा से रवि। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये इंसान गरीब से गरीब ही बना रह जाता है, जो वो इस स्थिति की वजह से होता है, इसलिए इसको दुष्चक्र बोला जाता है। अच्छा नहीं है इसका मतलब। अच्छा, कुछ अदर कमेटियों के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, क्योंकि सवाल आता है एग्जाम में, कुछ अदर कमेटियों के बारे में जो पूछ लेता है एग्जामिनर। जैसे एक कमेटी आई थी 93 में, ये पूछता है कि इसका संबंध किससे था। इसका संबंध है लकड़ावाला कमेटी से। 1993 में कमेटी आई जिसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं, लकड़ावाला कमेटी। बेसिक तौर पर यह कमेटी का कहना यह था कि हमें कैलोरी वाला यूज बंद कर देना चाहिए और एक्सपेंडिचर के आधार पर निकालना चाहिए। इस कमेटी ने क्या कहा था, इट रिकमेंड टू कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन। इस कमेटी ने ही सबसे पहले कहा था कि हमें कंजम्पशन देखकर उसकी गरीबी को पता करना चाहिए। इसने व्यय आधारित, व्यय या उपभोग आधारित गरीबी रेखा की सिफारिश की थी। सबसे पहले इसने की थी। तो ये सवाल पूछेगा कि लकड़ावाला कमेटी का संबंध किससे है। अच्छा, अभी लिखते हुए चलना। एक कमेटी आई 2009 में, इसका नाम है पीसी सक्सेना कमेटी। यह पीसी सक्सेना कमेटी क्या कहती है, इस कमेटी का यह कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बीपीएल परिवार रहते हैं उनकी पहचान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के इलाकों में बीपीएल यानी गरीब परिवारों की पहचान। पीसी सक्सेना कमेटी की टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवार कितने हैं, इसके लिए बनी थी। फिर एक कमेटी बनी 2010 में, यह अलग से याद करनी है आपको, एसआर हाशिम कमेटी। यह बनी इसलिए शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल यानी गरीब परिवारों की पहचान। यह शहरों में करने के लिए था। टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। एक 2016 में आई थी अरविंद पनगलिया कमेटी।
और फाइनली लास्ट ही बात, गरीबी उन्मूलन यानी दूर करना, उन्मूलन यानी समाप्त करने के सुझाव देने के लिए, टू सजेस्ट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई देश में। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, बहुत आराम से बात समझो। लॉरेंस कर्व को मैं एक बार और समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप कहोगे सर लकड़ावाला कमेटी का संबंध गरीबी से है, सक्सेना कमेटी गरीबी से है, एसआर हाशिम कमेटी गरीबी से है, और अरविंद पनगड़िया कमेटी भी गरीबी से है, ये सारी गरीबी से है। अब एक डाउट आ रहा है आपके मन में कि सर ये लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट क्या होते हैं। देखो मैं आपको बता जरूर देता हूं, पर लिखना मत, इसे काम का नहीं है। देखो जो ये लॉरेंस कर्व होता है, देखो इसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं आपको। देखो ये 45 डिग्री की लाइन होती है लॉरेंस कर्व में, सुनना, ये 45 डिग्री वाली जो लाइन होती है 45 डिग्री, ये बिल्कुल बराबर वाली लाइन होती है, एग्जैक्टली बराबर होता है इसमें। अब हम इसमें क्या करते हैं कि लाइंस को ड्रॉ करते हैं हर देश की। मान लो एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ब्लू लाइन इंडिया की ड्रॉ करी है मैंने इसमें, और एक मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है, शायद दिख रही होगी आपको, और ये ग्रीन लाइन जो ड्रॉ करी मैंने पाकिस्तान की कर दी। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन इंडिया की कर दी, पाकिस्तान की कर दी, और एक बराबर वाली को होती है 45 डिग्री। अब ये बताना है कि ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन इंडिया में और पाकिस्तान में कहां ज्यादा असमानता है, कहां कम असमानता है। तो इस ग्राफ की मदद से हेल्प करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये नजर आएगा, सर मान लो इसमें पॉइंट डालू मैं, ये 50% पैसा, 50-50। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि 50% के पास पाकिस्तान में इतना पैसा है, इंडिया में इतना है, और यहां इतना है। यानी 50 के बाद पाकिस्तान में इतना है अगर, तो बाकी 50 के पास इतना है। इंडिया में 50 के पास इतना है अगर, बाकी के पास इतना है। बाकी एक यहाँ 50 पे इतना, यहाँ इतना है। तो हमें यहां से एक अंदाजा मिल जाएगा कि सर इंडिया में असमानता कम है पाकिस्तान की तुलना में, क्योंकि जो 45 डिग्री है वो बिल्कुल बराबर है। इसके पास जो होगा वो बेहतर होगा, जो इससे दूर होता जाएगा वो खराब होता जाएगा। ऐसे बनाया जाता है इसको, इसने ही याद करो। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, आपके लेवल पे जरूरत नहीं है बताने की, वो पूछेगा लॉरेंस कर्व का संबंध, लेकिन ऐसे ग्राफ बना लो, अगर आपको याद रखने में अच्छा लगे तो लिख लो, ठीक है। ऐसे लाइन बनती है, 45 बिल्कुल बराबर वाली होती है, उसके जितना पास आते जाओगे उतना बेहतर होता जाए। चलो अब आप कहेंगे सर कुछ क्वेश्चन करा देते तो और मजा आ जाता। बिल्कुल मेरे भाई, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने बताया निर्धनता का दुष्चक्र मतलब इंसान गरीब से गरीब 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 होता चला जाता है। कैसे? क्योंकि वो इंसान गरीब है, खाना पीना कम मिलता है, मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, शरीर में एनर्जी नहीं होती, अच्छा काम नहीं कर पाता, अच्छा सोच नहीं पाता, फिर वो गरीब रह जाता है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाता ना, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो तेंदुलकर समिति के उपयोग करते हुए 2011-12 में 9 के बाद यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना कितना हर महीने का था। तो आपने कहा सर ग्रामीण के लिए 816 बताए थे आपने, शहरों के लिए 1000 रुपए बताए थे। ये वाली बात सही होगी भाई, हो जाएगा भाई, टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन समझ में आया एग्जाम में कैसे आएगा? क्वेश्चन देखो, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? बीपीएल परिवारों के लिए और नगरीय क्षेत्रों में, शहरों में। क्वेश्चन क्यों नोट करोगे? क्वेश्चन मत करो नोट, मैं आपको दूंगा फाइल आराम से। आप कहोगे सर तेंदुलकर तो नहीं थी, हाशिम कमेटी शहरों के लिए थी और सक्सेना कमेटी गांव के लिए थी। सक्सेना गांव के लिए थी और हाशिम कमेटी शहरों के लिए आई थी। भारत की कौन सी कमेटी का संबंध गरीबी से है बताओ? इसमें कौन सी समिति भारत में गरीबी का आकलन करती है? क्या हमने दत्त कमेटी पढ़ी? सर नहीं पढ़ी। चलैया कमेटी पढ़ी? नहीं पढ़ी। चक्रवर्ती कमेटी पढ़ी? नहीं पढ़ी। सिर्फ क्या पढ़ा? लकड़ावाला। लकड़ावाला कमेटी है जो बताती है सर, क्योंकि इसके आधार पर हम गरीबी का आकलन करते हैं, यही है, बाकी कोई नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने तो बहुत अलग कहानी है, उसको छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है बिल्कुल। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों की एक अभिकरण नोडल एजेंसी यानी जो हेड एजेंसी है वो कौन सी है? तो आप कहोगे सर भारत में गरीबी के बारे में बात होती है तो उसकी हेड एजेंसी कौन होगी? वो होगा प्लानिंग कमीशन, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदलकर अब
नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये प्लानिंग कमीशन कह लो या उसको अब नीति आयोग कह लो, बात एक ही है सर, दोनों एक ही बातें हैं, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग। आय का वितरण किससे मापा जाता है? अगर हमें आय का वितरण मापना हो तो कौन सा कर्व चाहिए, कौन सा ग्राफ चाहिए? आप कहोगे लॉरेंस कर्व चाहिए, लॉरेंस से पता चल जाएगा। भारत सरकार ने गरीबी रेखा को मापने का फैसला किस पे किया है? गरीबी रेखा को मापने का फैसला क्या सेविंग पे होगा? नहीं। इन्वेस्टमेंट पे होगा? नहीं। इनकम पे होगा? नहीं। किस पे होगा? खर्च पर होगा। खर्च के हिसाब से होगा। कल की पीडीएफ आ जाएगी मेरे भाई। चलिए, तो ये थे कुछ गरीबी के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए आपसे लगातार। इनको याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको और फाइल दूंगा, बस आप इसे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, कल बेरोजगारी पर बात करेंगे। आज गरीबी, कल बेरोजगारी, ठीक है? चलिए।